मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपत यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, हिंदी की महागाथा में चित्रकला के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं। चित्रकला के कठिन से कठिन प्रश्नों को आसान बनाना है। जी हाँ, आप लोगों के माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जितना अब तक आप लोगों ने पढ़ा है उसका फटाफट अंदाज में रिवीजन करने के लिए आपके सामने फिर से उपस्थित हो गए हैं। और आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न क्या कहता है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि बैगनी। क्या है इसका सही जवाब? है बैगनी। जी हाँ, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बैगनी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिकों के मतानुसार रंगों की उत्पत्ति किससे हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों के मतानुसार रंगों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसका सही जवाब है सूर्य के प्रकाश से। किससे हुई है? तो सूर्य के प्रकाश से हुई है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिकों के मतानुसार रंग कितने प्रकार के होते हैं? वैज्ञानिकों के मतानुसार रंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य रंग, दूसरा है गौड़ रंग। मुख्य रंग को ही मौलिक रंग कहते हैं और गौड़ रंग को ही द्वितीयक रंग भी कहते हैं। तो याद रखना, वैज्ञानिकों के मतानुसार रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो पहला मुख्य रंग या मौलिक रंग है और दूसरा है गौड़ रंग या द्वितीयक रंग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्रारंभिक रंग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन कई बार आ गया भाई, कोई बात नहीं, 2 ही बार आप देखिए। प्रारंभिक रंग कौन कौन से होते हैं? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला ये प्रारंभिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? इसका सही जवाब है बैगनी, हरा और नारंगी। क्या? बैगनी, हरा और नारंगी। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रारंभिक रंग कौन कौन से होते हैं तो लगा दीजिएगा लाल, पीला और नीला। अगर आपसे पूछेगा कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं तो लगा दीजिएगा बैगनी, हरा और नारंगी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है कि मौलिक रंग या मुख्य रंग। प्रारंभिक रंग को ही अन्य रंग के नाम से जाना जाता है, तो मौलिक रंग या मुख्य रंग। प्रारंभिक रंग को मौलिक रंग और मुख्य रंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि नीला और पीला। जी हाँ, नीला और पीला रंग मिलाने से, नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि नारंगी रंग कैसे बनता है, तो आप लोग लिखिएगा पीला और लाल मिलाने से। अगर आपसे पूछ ले कि लाल और नीला मिलाने से क्या बनता है, तो लिखिएगा बैगनी रंग। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरे रंग को प्रारंभिक रंग किसने माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे रंग को प्रारंभिक रंग किसने माना है? इसका सही जवाब है ओस्टवाल्ड ने। किसने माना है? तो ओस्टवाल्ड ने। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि गौड़ रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गौड़ रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गौड़ रंग को ही द्वितीयक रंग या द्वितीय रंग या आदर्श रंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न कहता है कि ओस्टवाल्ड के अनुसार रंगों की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओस्टवाल्ड के अनुसार रंगों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि सामान्यतः रंगों की संख्या कितनी है, तो आप लोग लिखिएगा 6। कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। रंगों की संख्या सामान्य तौर पर कितनी है, तो 6 है। लेकिन ओस्टवाल्ड के अनुसार कितनी है, तो 8 है। अगर ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंगों की संख्या पूछेगा तो 4, द्वितीयक रंगों की संख्या पूछेगा तो 4, 4 और 4 मिलकर के होता है क्या, 8। जी हाँ, 4 और 4 मिलकर के 8 बनते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो हरा है। कौन सा है, हरा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, इसका सही जवाब है नीला। जी हाँ, पीले रंग का विरोधी रंग है नीला। लेकिन आपसे पूछ ले कि नारंगी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो आसमानी। पीले रंग का विरोधी रंग है तो नीला, और धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो बैगनी। अगला प्रश्न, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। इसका सही जवाब है 2। कितने होते हैं, 2। अगला प्रश्न कहता है कि तटस्थ या न्यूट्रल रंग कौन से हैं। तटस्थ या न्यूट्रल रंग कौन से हैं, तो इसका सही जवाब है सफेद और काला। सफेद और काला। अगला प्रश्न है कि उदासीन रंग किसे कहते हैं। उदासीन रंग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानते हैं आप लोग, लेकिन याद नहीं है कि यही वाला है। तो उदासीन रंग किसे कहते हैं, तो उदासीन रंग तटस्थ रंगों को ही उदासीन रंग भी कहते हैं, और तटस्थ को ही न्यूट्रल रंग भी कहा जाता है। और न्यूट्रल या तटस्थ रंग कौन से हैं, तो सफ़ेद और काला। उदासीन रंग किसे कहते हैं, तो तटस्थ रंगों को ही उदासीन रंग भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं देर ना करते हुए। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो का मंदिर बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये। इसका सही जवाब है रायगढ़। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, तो रायगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न कहता है कि हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था। हमजानामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सही जवाब है अकबर। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में हुआ था हमजानामा का चित्रांकन। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बाघ गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाघ गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है। दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है कि ललितपुर। कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में। कहाँ पर स्थित है, ललितपुर। कौन सा दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ललितपुर में स्थित है। लेकिन आपसे पूछ ले कि ये किस प्रदेश में है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आप लोग लिखेंगे ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर में स्थित है। अगर ललितपुर में कहाँ है, तो देवगढ़ में है। लेकिन यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। यह किस काल में बना है, तो गुप्त काल में बना है। कहाँ से पूछेगा, झंडूबाम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है, लगे रहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है। भीतरगांव का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला
इसका सही जवाब होगा कि भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो कानपुर नगर जिले में है। कहाँ पर है? कानपुर नगर जिले में है। और पूछ ले कि किस काल में बना था, तो गुप्त काल में बना था। किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में है। किस जिले में है, तो कानपुर नगर जिले में है। ये किस काल में बना था, तो गुप्त काल में बनेगा। कहाँ से पूछेगा, पूछने दो। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? तो आलेखन का सर्वप्रथम महत्व होता है वस्तु को आकर्षक बनाना। क्या? वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए आलेखन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। क्या? दृश्य। चित्रकला को बनाया जाता है, देखा जाता है। चित्रकला को कोई बजाया तो जाता नहीं है, हाँ, कि बजाया जाता है? बजाया नहीं जाता, केवल बनाया जाता है। बनाया जाता है तो देखा जाता है, इसलिए दृश्य है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आसमानी रंग का विरोधी रंग हमने आपको ऊपर अभी बता दिया है, याद किया होता तो भूलते ना, और भूल गए होते तो गड़बड़ हो गया होता। इसलिए आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी है। कौन सा? नारंगी। अगले प्रश्न आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर देर ना करते हुए कि भारत के उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो एक चित्रकार भी था। भारत के उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। तो इसका सही जवाब है इंद्र कुमार गुजराल। जी हाँ, हो सकता है ये आपको मिल जाए, आई के गुजराल मिल जाए। इसलिए इसके लिए आप लोग पहले से तैयार रखिएगा कि चाहे आपसे इंद्र कुमार गुजराल कहे, चाहे आई के गुजराल कहे, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लाल रंग में कौन सा भाव प्रकट होता है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी बात पर लाइक ठोको। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लाल रंग में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसका सही जवाब है प्रेम, युद्ध और खतरा। जी हाँ, लाल रंग में प्रेम भी होता है, लाल रंग में खतरा भी होता है, और लाल रंग में युद्ध का भी सूचना आप लोगों को मिलती है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थानी चित्रकला के किसी एक केंद्र का नाम बताइए। राजस्थानी चित्रकला के किसी एक केंद्र का नाम बताइए। इसका सही जवाब है किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़। अगला प्रश्न क्या कहता है? तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है तनखस कुंडलिनी का जो क्षेत्र है वह है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न क्या कहता है? आ जाते हैं फटाफट। अगला प्रश्न कहता है कि चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? इसका सही जवाब है कुल 6 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है लावनी, चौथा है भाव योजना, पांचवा है सादृश्य तथा वर्णिकाभंग है छठवां। तो इस प्रकार से ये चित्रकला में कुल 6 अंग माने जाते हैं: रूप भेद, प्रमाण, लावनी, भाव योजना, सादृश्य तथा वर्णिकाभंग। याद रखना, आप लोगों से ये प्रश्न ऐसे पूछेगा कि चित्रकला में निम्नलिखित में से कौन से अंग नहीं पाए जाते हैं? 4 दे देगा तो चारों में से एक नहीं होगा। इन्हीं 6 को याद कर लीजिए। जब ये 6 याद रहेंगे तो देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला का अंग नहीं माना जाता है। तो 6 याद रहेंगे तो उसी में से जो एक नहीं रहेगा उसी को लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? तो मोनोकलर योजना, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांठ बांध कर याद कर लीजिए इसको। इसका सही जवाब है एक रंग योजना को मोनोकलर योजना कहते हैं। इसमें क्या होता है? गाढ़े रंग का प्रयोग किया जाता है और उसी रंग के हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है, फिर उससे हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये होती है मोनोकलर योजना। तो मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? तो एक रंग योजना को मोनोकलर योजना कहते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्स को चिपका दीजिए और पेपर में जाके छाप दीजिए। अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, अलंकारिक आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। जी हाँ, चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, अलंकारिक आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से चित्रण की दृष्टि से आलेखन के प्रकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो इनमें से 3 दे देगा और कोई एक देगा जो नहीं होगा। जब ये चारों याद रहेंगे तो तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा कि बाहर से कहाँ से आ गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि कौन से रंग हमेशा तेज और चमकदार होते हैं? कौन से रंग हमेशा तेज और चमकदार होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से रंग हमेशा तेज और चमकदार होते हैं? तो ये है गरम रंग। कौन सा है? गरम रंग हमेशा तेज और चमकदार होता है। और अब आ गया आप लोगों के लिए चुनौती भरा प्रश्न, और वो चुनौती भरा प्रश्न ये है कि कार्ले भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? इसके सही जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।